नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज हम विशेष में बात कर रहे हैं उन दो देशों की जो युद्ध कर रहे हैं लेकिन जिनका असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में परमाणु केंद्रों पर हमलों को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी चिंता जाहिर की है। वहीं यूएन में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर चौथी बार मतदान में हिस्सा नहीं लिया। जब 193 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र में 141 देश रूस के यूक्रेन पर हमले का खुलकर विरोध कर रहे हैं, तब भारत के मतदान में हिस्सा न लेने पर दुनिया भर में सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन वहीं भारत ने 2 बार रूस को युद्ध के विरुद्ध चेताया भी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का अनुसरण कर रहे हैं या फिर ये उस विदेश नीति का हिस्सा है जिसे मोदी युग के विदेश नीति के रूप में जाना जाता है। यूक्रेन के मामले में भारत के रुख को भारत का आदर्शवाद कहा जाए, कूटनीति कहा जाए या कमजोरी, करेंगे इसी की पड़ताल आज के विशेष में भारत की विदेश नीति। रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र में पहला मौका था जब भारत ने परमाणु केंद्रों पर हमलों को लेकर एक गंभीर रुख अपनाया और अपनी चिंता जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, भारत परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च महत्व देता है। हालांकि इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ 4 बार मतदान से बाहर रहने का फैसला भारत ने किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद रूस यूक्रेन जंग की एक स्वतंत्र आयोग से जांच कराना चाहता है, जिसे लेकर वोटिंग कराई गई, लेकिन भारत ने वोटिंग से खुद को अलग कर लिया। ऐसे में भारत की तरफ देश और दुनिया उंगलियां उठाने लगी। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी वजह। यूक्रेन में ज़ोपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर रूस के हमले के बाद भारत ने अपनी तटस्थता और परमाणु युद्ध को लेकर अपनी कूटनीति का मानवीय रूप सामने रखा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने आगाह किया कि परमाणु केंद्रों से संबंधित किसी भी दुर्घटना के जन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साथ ही उसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को यूक्रेन में पैदा हो रहे मानवीय संकट को समझना चाहिए। India has been deeply concerned over the rapidly deteriorating situation in Ukraine and the ensuing humanitarian crisis. India has already dispatched humanitarian assistance to Ukraine. This includes medicines, medical equipment and other relief material. We are sending more such tranches in the coming days. India supports the international community's call for an immediate ceasefire. We also support safe humanitarian access to conflict zones. We remain firm in our conviction that differences can only be resolved through dialogue and diplomacy. इसे भारत की कसमसाहट के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन रूस के विरुद्ध लाए गए सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों पर 4 बार भारत ने वोटिंग से खुद को अलग कर लिया। यहाँ तक कि न्यूक्लियर मामले पर अपनी चिंता जाहिर करने के बावजूद यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग से भारत एक बार फिर दूर रहा। इस बार यूक्रेन में रूस द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव लाया गया था। इस पर वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. भारत ने पिछले एक सप्ताह के दौरान 15 देशों की सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर 2 प्रस्तावों और 193 सदस्यीय महासभा में एक प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। 193 सदस्यों की संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की निंदा की थी
और मांग की थी कि मॉस्को यूक्रेन के क्षेत्र से अपने सभी सैन्य बलों को पूरी तरह से बिना शर्त वापस ले। लेकिन भारत चौथी बार भी वोटिंग से दूर रहा। लेकिन ये भी एक सच है कि भारत ने दूसरी बार दोस्त रूस को युद्ध को लेकर आगाह भी किया। हालांकि रूस ने दावा किया कि यूक्रेनी नागरिकों ने 3,700 से अधिक भारतीयों को जबरन बंधक बना रखा है, जिसका भारत ने खंडन भी किया। हमारे जितनी जानकारी है ऐसा कोई हॉस्टेज सिचुएशन नहीं है और हम ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है और हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यूक्रेनियन साइड से भी कि उनका कोई स्पेशल ट्रेन वगैरह हो जाए। मैंने जैसे कहा फॉरेन सेक्रेटरी ने कल रात लेट नाइट पे बात की थी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से कि कोई स्पेशल ट्रेन या और कोई सुविधा हो निकालने के लिए, क्योंकि अब वो आ गए हैं पश्चिम की तरफ, अब वो हैं पिसोचिन जगह में हैं और हम रूस के साथ तो बिल्कुल कांटेक्ट में ही, उनके इनपुट से ही ये हुए थे। तो ये सिचुएशन अभी है। उन्होंने क्या जारी किया, कैसे किया, इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, पर हमने हमारा जो पर्सपेक्टिव है उस तरफ से हमने ये शेयर किया था। कुल मिलाकर भारत दुनिया के उन 141 देशों के मुकाबले धर्म संकट में दिखाई दिया जिन्होंने प्रस्तावों को समर्थन दिया। 5 देशों ने खुलकर रूस का साथ दिया तो भारत उन 35 देशों में से एक था जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर उनसे युद्ध विराम की अपील की। आज भी जानकारों का कहना है कि की आलोचना नहीं की। रूस ने भी भारत के स्वतंत्र और संतुलित रवैये की सराहना की, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की पूरी दुनिया में छवि पर असर पड़ा है। ब्राजील से लेकर केन्या तक सभी देशों ने रूस की आलोचना की है। ऐसे में अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बनाए हुए है। अमेरिका के असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने विदेश समिति के सांसदों के सामने कहा कि हम भारत को स्पष्ट रुख अपनाने और रूस के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन हमने अब तक तो भारत को वोटिंग से परहेज करते ही देखा है। All of us have been working to urge India to take a clear position, a position opposed to Russia's actions. But what have we seen so far? We've seen a number of abstentions. We have seen this interesting evolution just in the past couple of days. So you may have seen yesterday, the Indian government said it would send a humanitarian airlift of humanitarian supplies from India to Ukraine. सवाल यह है कि बराक ओबामा के शासनकाल से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शिष्टाचार शैली को विदेश नीति का अंग बनाते हुए अपने काउंटर पार्ट को बाहों में भरकर अपनापन जताने की शैली इजाद की थी। उनका माय फ्रेंड बराक कहना आज भी लोगों के जहन में ताजा है। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है उस खुलेपन के कारण। हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इससे ज्यादा केमिस्ट्री तो ट्रंप के साथ दिखाई दी, जिसके चुनाव प्रचार के लिए मोदी ने कोरोना की लहर आने के बावजूद 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में हजारों की भीड़ जुटाई थी और डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए उनका हाथ ऊपर उठाकर कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी जी की इस गर्मजोशी विदेश नीति से सब कायल हैं। सबको लग रहा है कि गुट निरपेक्षता की ठंडी कायराना विदेश नीति से अलग और जोशीली है। मोदी युग में पंचशील और गुट निरपेक्षता को कायराना माने जाने लगा है। भारत ने भी दुनिया की बिरादरी में एलानिया तौर पर अपनी दखल और धमक महसूस कराने का रास्ता अख्तियार किया है। लेकिन पीएम मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल में विदेश नीति में चमत्कारिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने रूस, चीन, पाकिस्तान धुरी बनते देख अमेरिका की तरफ झुकाव रखने का फैसला लिया, लेकिन मौजूदा हालात में रूस का विरोध करने की स्थिति में नहीं है भारत और इसी लिहाज से देश की अंदरूनी राजनीति में भी पीएम मोदी को आलोचना का शिकार होना पड़ा। वहां पे बम गिर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, लोग मर रहे हैं, हमारे युवा वहां फंसे हुए हैं और जब वो युवा वीडियो बनाकर कहते हैं कि हमें बचाइए, हमें डर लग रहा है, नरेंद्र मोदी के लोग कहते हैं ये लोग यूक्रेन इसलिए गए क्योंकि ये हिंदुस्तान में कॉलेज में नहीं घुस पाए, ये यहां फेल हो गए इसलिए वो वहां चले गए।
क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी, इनको वापस लाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या? कोई ना कोई बहाना ये लोग बना देते हैं। लेकिन मोदी सरकार की खुशकिस्मती ये है कि रूस के खुलकर विरोध न करने को लेकर सभी विपक्षी दल ने खुलकर साथ दिया। कांग्रेस नेता और संयुक्त राष्ट्र में उप महासचिव रहे शशि थरूर तो खासे कायल नजर आए। Russia is a friend, and there may be some sympathy for their legitimate security concerns on their immediate borders. But for us to suddenly go silent on these crucial principles is undoubtedly going to be seen as a disappointment by Ukraine and by the friends of Ukraine. In many cases, it will be seen even as a betrayal of principles that are in India's interest to maintain, because our principles, these principles are principles that apply to all countries in all situations everywhere. And it's a pity that India has chosen to go silent on these principles. भारतीय छात्रों को वापस लाने में देरी और बदइंतजामी को लेकर भले ही केंद्र सरकार पर विपक्ष हमले कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि भारत के इस रुख का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या असर होगा। जाहिर है कि पश्चिमी देश और अमेरिका भारत के इस रुख से बहुत खुश नहीं है। दरअसल इससे उसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे पर असर पड़ने के अंदेशा के तौर पर देखा जा रहा है। भारत 2023 तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और स्थायी सदस्यता पाने की कोशिश में उसे विश्व शांति की दिशा में सहयोग करते दिखना चाहिए। इस लिहाज से रूस का समर्थन उसे भारी पड़ने का अंदेशा है। इसके अलावा भारत को राजनयिक तौर पर अलग थलग पड़ने का खतरा नजर आ रहा है। देश के भीतर भी लोकतंत्र को बचाने में कोताही के भी आरोप हैं। अगर मान भी लिया जाए कि रूस के समर्थन के पीछे भारत की अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं और चीन के आक्रामक रवैये को ठंडा करने के लिए भारत के लिए रूस से दोस्ती मजबूरी है, तो डोकलाम और गलवान घाटी विवाद इसकी मिसाल हैं। जब रूस ने भारत का साथ न देते हुए तटस्थ रुख अपनाया, वहीं ये भी नहीं भूलना होगा कि यूक्रेन से युद्ध की वजह से दुनिया की बिरादरी में अलग थलग पड़ रहे रूस की अब चीन पर आर्थिक निर्भरता ज्यादा बढ़ेगी। चीन के मामले में तब क्या रूस भारत की मदद करने की बहुत हालत में होगा? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की विदेश नीति, जिसे मोदी डॉक्ट्रिन कहा जाता है, आखिर वो है क्या? ये वही विदेश नीति है जो आतंकवाद पर हमले के लिए किसी भी देश में घुसकर मारने की बात करती है। आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए, कौन पार्टी है जो ये काम कर सकती है? ईमानदारी से बताइए, कौन कर सकता है? सातवें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, लेकिन मोदी की विदेश नीति के दौरान गुट निरपेक्षता से निकलकर दुनिया में अपनी बड़ी भूमिका अदा करने वाले एक लोकतांत्रिक देश की छवि बनाने की है। लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध के मामले में भारत की इस छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है। रोमानिया और पोलैंड जैसे देशों में नो इंडियन अलाउड के बोर्ड लगा दिए गए हैं। जो भारत अपनी आदर्शवादी विदेश नीति के लिए पहचाना जाता रहा है, उस देश की विदेश नीति पर अब सवाल उठ रहे हैं। अंशुमान त्रिपाठी के साथ एपीएन न्यूज। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिकता को विदेश नीति में ज्यादा महत्व दिया गया। इसीलिए रूस के समर्थन को व्यवहारिक कदम माना जा रहा है। वहीं शीत युद्ध के समय भारतीय विदेश नीति को आदर्शवाद से जोड़कर दुनिया के सामने रखा गया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लेकर दुनिया के देशों का अचंभित होना स्वाभाविक सा ही है। सामरिक और सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर भारत के फैसले को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए देश के विपक्षी दल इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल से ही घोषित तौर पर विदेश नीति में आमूल-चूल बदलाव नजर आया। इसे विदेश नीति की भाषा में मोदी डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत पंचशील, गुट निरपेक्षता और अहिंसा की जगह विश्व बिरादरी में अहम भूमिका निभाने की महत्वाकांक्षा को बल दिया गया। शांति और अहिंसा के सिद्धांत की जगह
शक्ति ने ले ली। पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर बनाने के लिए सार्क के साथ साथ बिम्स्टेक जैसे संगठनों को मजबूत करने का फैसला लिया गया। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने के मकसद से क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल समूह से भारत ने संबंध बढ़ाए। भारत शंघाई सहयोग संगठन का भी हिस्सा बना तो रूस, अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों से भी दोस्ताना रिश्तों की गूंज देश के घरेलू राजनीति में सुनाई दी जाने लगी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि भारत स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति की राह से भटक गया। आइए डालते हैं एक नजर मोदी युग के विदेश नीति पर। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद की शपथ में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया था। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। यहीं से नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम ये साफ कर दिया था कि विदेश नीति को लेकर भी उनकी सरकार अब एक नई राह चुनेगी और पड़ोसी देशों से संबंधों की बेहतरी मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। हालांकि ये मनमोहन सिंह सरकार की विदेश नीति का ही हिस्सा माना जाता था। इसके अगले ही साल 2015 में तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में भारत, अमेरिका और चीन पर फुलटन लेक्चर दिया था। उन्होंने इसमें कहा था कि आज का भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनना चाहता है, न कि बैलेंसिंग पावर। उन्होंने कहा था कि इसलिए भारत आज बड़ी वैश्विक जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। जयशंकर के इस बयान में प्रधानमंत्री मोदी की सोच की झलक थी। मोदी ने पहले कार्यकाल की शुरुआत के बाद अपने वरिष्ठ राजनयिकों से कहा था कि वो भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने में योगदान दे। देश को बैलेंसिंग पावर की भूमिका तक सीमित न रखा जाए। उनकी सरकार के 100 दिन पूरे होने से पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मुहिम तेज हो गई। चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने प्रतिनिधियों को नई दिल्ली भेजकर द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ने की पहल भी की। फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद की प्रक्रिया को आगे बढ़ने की भी पेशकश की। वहीं पीएम मोदी ने यूपी सरकार की लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदलते हुए आसियान और पूर्व एशियाई देशों से संबंध मजबूत करने की हिमायत की। पीएम मोदी ने पहले कार्यकाल में बहुत सी विदेश यात्राएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार अमेरिका गए और प्रवासी भारतीयों को खास तौर पर अपनी यात्रा के केंद्र में रखा। अमेरिका में मोदी मोदी के नारों की गूंज भारत के गांवों तक सुनाई दी। अमेरिका से रिश्ते मोदी जी के कार्यकाल में नई ऊंचाई पर पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत यात्रा पर आए और दोनों के बीच निजी दोस्ती की तस्वीरों का देशी राजनीति में खासा लाभ उठाया गया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तो पीएम मोदी की निजी केमिस्ट्री की तो दुनिया भर में चर्चा रही। पीएम मोदी ने अमेरिका में भी प्रवासी भारतीयों को लेकर ट्रंप के चुनाव प्रचार के मकसद से एक कार्यक्रम किया। पीएम मोदी के कार्यकाल में इजराइल से भी रिश्ते प्रगाढ़ हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इजराइल से खासा लगाव माना जाता है। भारत को भी इजराइल समर्थक माना जाने लगा। भारत ने भी फिलिस्तीन को समर्थन देने की नीति छोड़ दी तो इजरायली कंपनी से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदने का आरोप भी मोदी सरकार पर लग रहा है। पिछले 7 सालों में चीन, रूस और फ्रांस की भी 5-5 यात्राएं की तो जर्मनी, जापान और सिंगापुर 4-4 बार गए। श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरत भी पीएम मोदी 3-3 बार जा चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुस्लिम देशों में भारत की बिगड़ी छवि के बावजूद संयुक्त अरब अमीरत से संबंध बेहतर हुए। मार्च 2019 में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरत के साथ भारत के संबंधों ने नई ऊंचाइयों को छुआ, जिसके कारण खाड़ी के तेल के प्रमुख ग्राहक के रूप में भारत को राजनीतिक और आर्थिक लाभ मिलना तय माना जा रहा है। वहीं जब भारत के पड़ोसियों पर चीन के बढ़ते असर की वजह से नए पड़ोसी तलाशने शुरू किए। दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मोदी जी ने आमंत्रित किया। इस संगठन में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल है।
बीते कुछ सालों से भारत सरकार अपनी विदेश नीति में बिम्स्टेक को प्रमुखता दे रही है। मोदी सरकार के इस संगठन की ओर ध्यान देने से पहले कुछ ही देशों ने इस संगठन का नाम सुना था। दरअसल इस संगठन ने सार्क देशों के संगठन की जगह ली है। सार्क के सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। तकलीफ की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर देशों पर चीन का दबदबा है। बहरहाल मोदी के कार्यकाल की सबसे बड़ी कमजोरी चीन से रिश्तों को लेकर मानी जाती है। हालांकि मोदी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री 4 बार और प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन की 5 बार यात्रा की और 18 बार मुलाकातें की। यहां तक कि शी जिनपिंग ने भी भारत के दौरे किए। पीएम मोदी ने मल्लपुरम में भी शी जिनपिंग की मेजबानी की। इन सारी कोशिशों से भी चीन नहीं पसीजा। चीन से रिश्ते डोकलाम विवाद के बाद ही बिगड़ते चले गए। फिर अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ और गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़पों से हालात बिगड़ते चले गए, जिसे लेकर देश की विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को लगातार घेरती रही है। इनका आरोप है कि चीन हमारी सीमा के भीतर घुसा बैठा है और मोदी सरकार सुनने को भी तैयार नहीं है। वहीं मोदी डॉक्ट्रिन की सबसे बड़ी नाकामी अफगानिस्तान के मामले में कोई भूमिका न निभा पाने की है, जबकि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत ने अफगानिस्तान की खासी मदद की थी। लेकिन तालिबानी सरकार बनने में पाकिस्तान और चीन की भूमिका प्रमुख रही। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि इस दौरान चीन, पाकिस्तान और रूस की एक नई धुरी बनती दिखाई दे रही है, जिसको नजरअंदाज करने का मोदी सरकार पर आरोप लग रहा है। ऐसे में मोदी की विदेश नीति की अग्नि परीक्षा अब शुरू हुई है। भारत रूस का अपरोक्ष तरीके से समर्थन कर रहा है ताकि उसे चीन को साधने में आसानी रहे। लेकिन इस नीति के अपने नफे और नुकसान भी हैं। सवाल यह है कि चीन की विस्तारवादी नीति से क्या शक्ति पर आधारित विदेश नीति से निपटना संभव है, जो मोदी सरकार की विदेश नीति का मुख्य आधार है। वहीं रूस के साथ पाकिस्तान की नजदीकियां भी भारत के लिए तकलीफदेह है, क्योंकि अमेरिका के पाकिस्तान को लड़ाकू विमान देने का भारत ने विरोध किया था और आए दिन पाकिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से उलझते नजर आते हैं। ऐसे में रूस कहां तक भारत के हितों की रक्षा कर पाएगा। लिहाजा बड़ी भूमिका अदा करने की महत्वाकांक्षा वाली मोदी की विदेश नीति आगे की विश्व राजनीति में कितनी सफल हो पाएगी, कहना कठिन है। अंशुमन त्रिपाठी, APN। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल की विदेश नीति को 2 चरणों में देखा जाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में खाड़ी और एशियाई देशों के साथ भारत ने जापान, रूस, चीन और अमेरिका को भी साधने की कोशिश की, तो इजराइल से निजी रिश्ते बेहतर किए गए। वहीं पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया की राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी की गई। 7 साल के कार्यकाल में 6 महाद्वीपों के 52 देशों की यात्रा करने वाले संभवतः नरेंद्र मोदी किसी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी असफलता चीन से रिश्तों के मामले में दिखाई दी, तो पाकिस्तान के साथ रिश्तों में बेहतरी के प्रयास पूरी तरह से बंद कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश नीति पर विपक्षी दलों से आम राय कायम करने की जो परंपरा थी हमारे प्रजातंत्र में, जिसे स्वस्थ परंपरा कही जाएगी, उसे बिल्कुल बंद ही कर दिया गया। हालांकि रूस यूक्रेन के मामले में विपक्षी दलों के साथ सरकार ने चर्चा की, लेकिन आम सहमति अब एक रस्म अदायगी भर है, जबकि देश की संसद में विदेश नीति पर चर्चा की परंपरा आजादी के बाद से ही थी, जिसे लेकर सत्तारूढ़ दल को विपक्ष को जवाब देना मुश्किल हो जाता था। आजादी के बाद देश की विदेश नीति को भारतीय चिंतन परंपरा से जोड़कर तैयार किया गया था। पंचशील सिद्धांत के बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से अनुप्राणित माना जाता था, तो गुटनिरपेक्षता के पीछे भी विश्व शांति के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, देशों की संप्रभुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना थी। ऐसे में भारतीय विदेश नीति को आदर्शों पर आधारित कहा और समझा जाता था। हालांकि इस नीति की देश के भीतर और बाहर आलोचना होती रही। ये जरूर है कि समय पड़ने पर गुटनिरपेक्ष देश किसी भी सहयोगी देश के संकट के मौके पर खड़े होने को तैयार नहीं होते, लेकिन गुटनिरपेक्षता का आधार ही लोकतंत्र है।
आइए डालते हैं पंचशील और गुट निरपेक्षता पर आधारित विदेश नीति की खूबियों और खामियों पर एक नजर। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना के बाद से ही भारतीय विदेश नीति विकसित होने लगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कहा कि स्वतंत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति का अवलंबन करेगा और किसी गुट में सम्मिलित नहीं होगा। भारत विश्व के किसी भी भाग में उपनिवेशवाद और प्रजातांत्रिक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर देगा। यही गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति का मूल आधार बनी। वहीं भारतीय विदेश नीति का दूसरा बड़ा आधार पंचशील का सिद्धांत माना जाता है। भारत ने 1954 में चीन के साथ वैचारिक आधार पर समझौता किया। ये वैचारिक आधार पंचशील के सिद्धांत माने जाते हैं। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते हैं। इन सिद्धांतों में से एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, परस्पर अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समान और परस्पर लाभकारी संबंध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शामिल है। इस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत को चीन का एक क्षेत्र स्वीकार कर लिया। इस तरह उस समय इस संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफी हद तक दूर कर दिया था। लेकिन 1962 में चीन के भारत पर हमले से पंचशील की भावना पर खासा बुरा असर पड़ा। इस तरीके से पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सर्वाधिक कामयाब विदेश नीति देने का श्रेय दिया जा सकता है। पर यह भी हकीकत है कि तटस्थ रहने पर दूसरे देश आपके साथ खड़े नहीं होते। ये आज के विदेश नीति निर्धारकों की दुविधा का एक कारण है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पंचशील और गुट निरपेक्षता के सिद्धांत की वजह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में फैसले लेने में कहीं कोई परेशानी का सामना करना पड़ा। भारत ने वियतनाम युद्ध, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के स्वेज कनाल मामले में निंदा की थी, लेकिन इसी साल रूस के हंगरी पर हमले पर संयुक्त राष्ट्र के निंदा प्रस्ताव का समर्थन भी नहीं किया था। रूस को समर्थन देने के पीछे कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र में भारत को रूस के समर्थन खोने का खतरा नजर आ रहा है। 1968 में रूस के चेकोस्लोवाकिया पर रूसी हमले के वक्त भी इंदिरा गांधी ने चुप्पी साध ली थी। वहीं 1971 में पाकिस्तान से युद्ध और बांग्लादेश को मुक्त कराने के वक्त भी भारत को अमेरिका के विरोध का सामना करना पड़ा था। तब अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था, लेकिन रूस ने भी भारत को पूरा नौसैनिक समर्थन दिया और जब तक वो बंगाल की खाड़ी में पहुंच पाता, इससे पहले ही पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो 1974 में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया। रूस के सहयोग की वजह से 1980 में अफगानिस्तान पर रूसी नियंत्रण पर भी भारत खामोश रहा। शीत युद्ध के दौरान चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए रूस ने राजनयिक और सैन्य समर्थन के लिए रूस पर भारत की निर्भरता बढ़ी। 1990 की नई विदेश नीति कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान अपनाई गई और भारत अमेरिका और इजराइल के बेहद करीब पहुंच गया। 1996 में भारतीय विदेश नीति में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की गुजराल डॉक्ट्रिन भी शामिल हो गई। इसके तहत पड़ोसियों से बगैर किसी अपेक्षा के उदारता से संबंध बनाने की वकालत की गई। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने नरसिम्हा राव की नीति को और जोर शोर से बढ़ाया। भारत दूसरा परमाणु परीक्षण कर न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गया। उस वक्त भी भारत के लिए रूस का सहयोग काफी मायने रखता था। गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के कारण 2003 में बीजेपी की एनडीए सरकार ने भी इराक पर अमेरिकी हमले पर बहुत नर्म रुख अपनाया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में विदेश नीति के नए आयाम सामने आए। उन्होंने देश की भलाई के लिए अनुकूल वैश्विक वातावरण बनाने, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अधिक एकीकरण, सभी बड़ी ताकतों के साथ संबंधों में अधिक स्थिरता, भारतीय उपमहाद्वीप में अधिक क्षेत्रीय सहयोग एवं संपर्क और निस्वार्थ भाव से विदेश नीति का सिद्धांत दिया। हालांकि मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की कड़ी आलोचना की है। हालांकि मोदी की पूर्ववर्ती सरकारों की विदेश नीति की सफलता को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस सिद्धांत से भारत को
आदर्शों के आधार पर किसी भी गुट का समर्थन न करने की सहूलियत मिलती रही। वहीं इन आदर्शों पर निर्धारित विदेश नीति में भारत को विश्व शांति की दिशा में प्रयास करने, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के समर्थन और तानाशाही के विरोध की भावना थी, जिसे बुद्ध, महावीर और गांधी की धरती और भारत की सर्वधर्म समभाव की संस्कृति से जोड़कर देखा जाता रहा है। अंशुमान त्रिपाठी, APN। तो आज भी जानकारों का कहना है कि यूक्रेन मामले में भी भारत को अपनी तटस्थता को सही ठहराने के लिए भारत की पुरानी गुटनिरपेक्षता की नीति से ही मदद मिल रही है, बल्कि कुछ विशेषज्ञ तो पीएम मोदी को नेहरूवियन विदेश नीति को आगे बढ़ाने वाले मान रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि यूक्रेन जैसे फैसले भारत में गुटनिरपेक्षता के आदर्शों के तहत नहीं किए गए, बल्कि देश की जरूरत के मुताबिक लिए गए हैं। लेकिन समझा जाता है कि आखिरकार गुटनिरपेक्षता एक कवच के रूप में भारत के काम आई है। दरअसल ये देखने की जरूरत है कि आदर्शवाद की जगह जरूरत और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की जगह शक्ति के सिद्धांत पर आधारित विदेश नीति के बल पर हम कितने आगे चल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के पीछे बाकायदा एक विचारधारा रही है और उस विचारधारा पर आधारित विदेश नीति का भविष्य क्या दो ध्रुवीय दुनिया में किसी एक गुट में शामिल होने की मजबूरी है? वहीं गुटनिरपेक्षता की राजनीति भले ही कितनी आदर्श जान पड़ती हो, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर कारगर साबित नहीं होती। किस तरह से ये सब कुछ होता है, इन सवालों का पड़ताल करती हुई ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी की विदेश नीति सहयोग के बजाय शक्ति के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए 2014 के पहले एक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा था कि अन्य देशों के साथ विदेशी मामलों में व्यवहार करते समय मेरा हिंदुत्व का चेहरा बहुत उपयोगी साबित होगा। इसलिए कहीं न कहीं हिंदुत्व की ये पहचान उनकी विदेश नीति में दिखाई पड़ती है। सर्जिकल स्ट्राइक को चुनाव में बनाते वक्त उन्होंने घर में घुसकर मारने की बात बार बार दोहराई। पीएम मोदी जब कहते हैं कि हम घर में घुसकर मारेंगे, तो ये तय हो जाता है कि भारत अब पंचशील और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत से काफी अलग राह पर चल निकली है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम गुटनिरपेक्षता से बहुत आगे जा चुके हैं। हिंदुत्व की भावना CAA और NRC के मामले को लेकर दिखाया, जिसे विदेश नीति के किसी भी सिद्धांत से सही नहीं ठहराया जा सकता। इसका बांग्लादेश समेत कई मुस्लिम देशों ने विरोध किया और भारत की इस्लामिक देशों में छवि बहुत खराब हुई। लेकिन पीएम मोदी के लिए विदेश नीति भी घरेलू राजनीति का एक हथियार भर है। उनका यही रवैया पाकिस्तान के साथ भी देखा जा सकता है। पीएम मोदी अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर बिन बुलाए पहुंच गए थे, जिसे लेकर कांग्रेस आज भी पीएम को कोसती है। अमेरिका के करीब पहुंचने की नीति अपनाने के बावजूद ज्यादा सैन्य खरीद रूस से करने को भारत मजबूर है। लेकिन अब रूस ने भी रवैया बदल लिया है। रूस अब हमें सैनिक साजो सामान के बाजार के रूप में देखता है और बाजार भाव के मुताबिक नकदी में भुगतान करने की अपेक्षा करता है। पहले ऐसा नहीं था। राजनयिक तौर पर भी रूस अपना फायदा पहले देख रहा है। भारत के कूटनीतिक और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर रूस का रुख पहले जैसा नहीं रहा। चीन से उसकी नजदीकियां और पाकिस्तान से बढ़ता अपनापन यूक्रेन मामले में भी देखने को मिला है। 2020 में गलवान घाटी में सैनिक झड़प के वक्त रूस ने तटस्थ भूमिका निभाई, जो रूस के पिछले रुख के बदलाव में देखा जा रहा है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों पर भी चीन का असर देखने को मिल रहा है। भूकंप के वक्त खासी मदद पहुंचाने के बाद भी नेपाल ने भारत का हाथ झटक दिया। वहीं बांग्लादेशी शरणार्थियों के मुद्दे पर घरेलू राजनीति करने वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं चीन से विदेशी कंपनियों के निकलने का फायदा लेने से भी भारत चूक गया। निर्माण क्षेत्र में इन कंपनियों ने भारत के बजाय मलेशिया और बांग्लादेश को चुना। कपड़ा उद्योग का बड़ा हिस्सा भी नोटबंदी और जीएसटी की कमी के कारण बांग्लादेश जा चुका है। भारत के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करने वाले बांग्लादेश को चीन ने 97% टैरिफ में छूट देने का प्रस्ताव पेश किया है।
मालदीव की बीजिंग से मित्रता रखने वाली अब्दुल्ला यमीन सरकार धीरे धीरे चीन की आर्थिक सहायता पर और निर्भर होती जा रही है, जिस कारण भारत की रणनीतिक जगह कम हो गई है। लेकिन एक सॉफ्ट पावर के तौर पर उभरने की महत्वाकांक्षा को तब बल मिला जब भारत की अपील पर संयुक्त राष्ट्र ने विश्वव्यापी स्तर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू कर दिया। चीन से रिश्ते को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बयान दिया कि भारत और चीन के रिश्ते बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वहीं चीन के दबाव से निकलने के लिए भारत ने अमेरिका का साथ लिया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच नए तरीके के रिश्ते क्वाड के रूप में सामने आए हैं। भारत क्वाड का सदस्य जरूर है, लेकिन अमेरिका के सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। रूस भी अमेरिका से भारत की दोस्ती से कभी खुश नहीं है। रूस से नजदीकियां बढ़ाने के लिए S-400 की डील की गई, जिस पर अमेरिका रोक लगाने के लिए आमदा है। अमेरिका और भारत के बीच सन 2018 में संचार अनुकूलता और सुरक्षा समझौता हुआ था। रूस यूक्रेन मामले को लेकर इस समझौते के भी खटाई में पड़ने का अंदेशा है, तो भारत ईरान से तेल खरीदने के प्रस्ताव के बावजूद अमेरिका से महंगा तेल खरीद रहा है। लेकिन अमेरिका भी रूस और यूक्रेन को लेकर भारत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की रूस यात्रा से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि रूस, पाकिस्तान, चीन का नया गठजोड़ सामने आ सकता है, जो भारत के हित में नहीं होगा। जंग शुरू होने की वजह से रूस पर प्रतिबंध लगे हैं। ऐसे में रूस भारत डिफेंस डील भी प्रभावित हो गई। ऐसे में भारत के डिफेंस सेक्टर पर असर पड़ेगा। ऐसे में देश को सिद्धांतों पर आधारित विदेश नीति की जरूरत है। शक्ति के बजाय सहयोग की नीति पर चलने की जरूरत है। अंशुमन त्रिपाठी, APN। रामधारी सिंह दिनकर की कविता के कुछ पंक्तियां थीं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। गुट निरपेक्षता की नीति को कुछ इसी तर्ज पर देखा जाता है। भारत अब विश्व बिरादरी में बड़ी भूमिका अदा करने की तैयारी में है और वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्राथमिकताओं को नई तरीके से परिभाषित करने की इच्छा रखता है। तो योग्यता भी एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत अपनी जगह बना रहा है। योग, अध्यात्म, आयुर्वेद और प्रवासी भारतीय के रूप में सॉफ्ट पावर की दावेदारी वो लगातार करना चाहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को तय करने वाले संगठनों में भी अपनी अहम भूमिका लगातार तलाश रहा है। चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो या क्वाड हो, G20 हो या बिम्स्टेक या शंघाई सहयोग संगठन, ये सब ऐसी जगहें हैं जहां भारत अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफल रहा है। लेकिन ये तय है कि आदर्शों के बजाय जरूरत पर आधारित विदेश नीति के अपने जोखिम हैं और रूस यूक्रेन युद्ध के बहाने भारत को एक बार फिर से अपनी विदेश नीति के वैचारिक आधार पर सोचने का मौका मिला है। उसे तय करना है कि उसे किस विश्व शक्ति का पिछलग्गू बनना है या नैतिक धरातल पर खड़े होकर सर ऊंचा करके दुनिया और मानवता का नेतृत्व करना है। अब ये सब कुछ भारत के हाथों में है। भारत का भविष्य किस ओर जाएगा अभी हमारी सरकारों के हाथों में है। ऐसे में जरूरी है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक ही मंच पर खड़े हो, एक ही विचार को साझा करते हो कि विदेश नीति बार बार बनाई नहीं जा सकती, बार बार बदली भी नहीं जा सकती। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारे देश के नेता विदेश नीति की गंभीरता को समझेंगे और विश्व जो इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां चिंताओं का दौर है, शंकाओं का दौर है, डर का दौर है, इस माहौल में भारत एक शांति दूत बनकर उभरेगा। इसी उम्मीद के साथ आज विशेष इतना ही। नमस्कार।